जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि इसकी जेनेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। जेनेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ सिविलाइजेशन भी इवॉल्व हो रहा है। सिविलाइजेशन के इवॉल्व होने के कारण जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है या पोल्यूशन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ नए तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। और इन सब फैक्टर्स की वजह से जो हेल्थ रिस्क है या हेल्थ चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से नई नई तरह की और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजेस जो हैं हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं। और इनके क्योर के लिए या इनके ट्रीटमेंट के लिए हमको टेक्नोलॉजिकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ रहा है। तो इसी क्रम में बायोटेक्नोलॉजी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ इवॉल्व हुआ है, ताकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिसीजेस को हम बेहतर तरीके से क्योर कर सकें और उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो न्यू ऑर्गन्स को रीजनरेट करने में या क्लोनिंग में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टेम सेल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसा कि आप लोग इसका फर्स्ट वर्ड देख रहे होंगे, दैट इज स्टेम। ये एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये प्लांट से लिया गया है। प्लांट में आप देखते होंगे कि एक स्टेम होता है, और स्टेम जो है जैसे जैसे आगे बड़ा होता है, ठीक है, शूट सिस्टम उसका इवॉल्व होता है, तो वैसे वैसे उसमें ब्रांचेस डिफरेंशिएट होती हैं और अलग अलग तरह की ब्रांचेस उसमें से इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, डिफरेंशिएशन होता है। कुछ ठीक इसी तरह से ह्यूमन में सेल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो जाइगोट के डिफरेंशिएशन के कारण या जाइगोट में होने वाले सेल डिवीज़न की वजह से होता है। जाइगोट आप समझते हैं कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे ही हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो है सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो है 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसके बाद जो है पार्चुरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है एक बच्चा पैदा होता है। तो इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का जो पीरियड है, इस दौरान होता क्या है? इस दौरान जो एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो लगातार सेल डिवीज़न करता है और अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, 1 से 2 होती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इस तरह से सेल डिवीज़न के थ्रू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अब ये डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं, जो एम्ब्रियोनिक मास है, एम्ब्रियो का मास है, वो भी इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं, वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स अपने लिए अलग अलग तरह के टास्क चूज़ करने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम इवॉल्व करेंगी, डेवलप करेंगी। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो लीवर जनरेट करेंगी। कुछ ऐसी सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का डेवलप करेंगी। कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो कि बोन मैरो डेवलप करेंगी। तो अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं अलग अलग तरह के टास्क अपने लिए चूज़ कर लेती हैं। इसे डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की जर्नी जब स्टार्ट होती है स्कूलिंग में, तो उसके पास मल्टीपल फील्ड के ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अपने करियर के लिए जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एजुकेशन आगे बढ़ती है और वो स्पेशलाइजेशन करता है, वैसे वैसे उसके ऑप्शन सीमित होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने पीसीएम चूज़ कर लिया 11th 12th में, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन के लिए उसके ऑप्शंस सीमित हो गए। अब वो आर्ट वाले ऑप्शंस में नहीं बढ़ सकता आगे, या उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो अब पीजी के लिए उसके ऑप्शंस सीमित हो गए। ठीक ऐसा ही जो है स्टेम सेल्स के केस में होता है। इनिशियली जब जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो जाइगोट जो सिंगल सेल होता है उसके पास जो है 100% पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी तरह की सेल में अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की सेल को जनरेट कर सकता है। इसमें जो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल है या डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे सेल्स अपने लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन चूज़ करती हैं, तो वैसे वैसे उनका डिफरेंशिएशन पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इनिशियल स्टेज में जितना छोटा आ, या जितनी कम लाइफ का एम्ब्रियो होगा,
उसका डिफरेंशिएशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसका डिफरेंशिएशन पोटेंशियल घटता जाता है। तो कुछ ऐसी सेल्स जिनका पोटेंशियल ज़्यादा हो, अगर उनका यूज़ किया जाए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स को जनरेट करने के लिए, तो वो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गन्स या वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। ठीक। तो यहीं से जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ, दैट इज़ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो स्टेम सेल्स जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में रीजनरेशन फील्ड हो, किसी नए ऑर्गन को रीजनरेट करना हो, चाहे वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी हो, या दूसरे तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो। तो इन सब में हम देखते हैं कि स्टेम सेल जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि एक्चुअल में इसकी अभी क्या अर्जेंसी आई, इसके बारे में हम अभी बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसेंटली फेब 2022 में, यानी कि इसी साल फेब मंथ में, यूएस में एक लेडी पेशेंट थी जो फर्स्ट फीमेल पेशेंट बनी एड्स से क्योर होने वाली, एड्स से ठीक होने वाली। ठीक। तो हम जानते हैं कि एड्स को जो है एक तरह से असाध्य बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिसका कि क्योर पॉसिबल नहीं है, अनक्योरेबल डिसीज़ के रूप में हम इसे जानते हैं। हालांकि ये एड्स से क्योर होने वाली फर्स्ट पेशेंट नहीं है, थर्ड पेशेंट है, बट फर्स्ट फीमेल पेशेंट है। और इसने जिस थेरेपी का यूज़ किया है दैट इज स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा ये यूज़ हुई है। तो स्टेम सेल थेरेपी के पोटेंशियल पर जो है अभी फिर से जो है एक बहस स्टार्ट हो गई है कि स्टेम सेल जो है आगे चल करके और ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस में हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। ठीक। तो समझते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। स्टेम सेल का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली बहुत पहले एक डिसिप्लिन के रूप में इवॉल्व हो गया था। डिसिप्लिन के रूप में ये 1960 से इवॉल्व हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड दी ऑन्टेरियो कैंसर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ठीक। एक कंसेप्ट के रूप में 1960 से ही इवॉल्व हो चुका था, बट इस पर फर्दर रिसर्च वगैरह नहीं की गई। इस पर रिसर्च जो है बहुत आगे चल करके 1981 में स्टार्ट हुई, बट ये रिसर्च जो है ह्यूमंस पर नहीं की गई, ये रिसर्च जो है माउस पर की गई, चूहे पर की गई। ठीक। जब हमको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिले कि यस, जो माउस में इनिशियल लेवल में जो सेल्स होती हैं जिनके पास डिफरेंशिएशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उनको अगर हम प्रिजर्व कर लें, तो उनको प्रिजर्व करके बाद में माउस के किसी भी ऑर्गन को जनरेट किया जा सकता है। और अगर माउस के, चूहे के किसी ऑर्गन को हम उस स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस करें तो इम्यून रिजेक्शन की प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाता है। इम्यून सिस्टम उसका उसे रिजेक्ट नहीं करता। जैसा कि हमारा इम्यून सिस्टम है, किसी भी फॉरेन ऑर्गन को या फॉरेन डेब्रिस को जब भी हमारी बॉडी में देखता है तो वो उसे रिजेक्ट करता है। इस कंडीशन को इम्यून रिजेक्शन कहा जाता है। जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय भी अगर आप किसी दूसरे पर्सन से ऑर्गन ले रहे हैं, भले ही वो आपका क्लोज रिलेटिव हो, तो क्लोज रिलेटिव के केस में ऑर्गन रिजेक्शन कम रहता है, आपके इम्यून सिस्टम का जो रिपल्शन है वो कम होता है, बट स्टिल रहता है, जिसकी वजह से इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो है पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इम्यून सिस्टम को खुद ही सप्रेस कर लेता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसके जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको रिजेक्ट ना करे। बट साथ ही साथ जैसे उसने अपने इम्यून सिस्टम को डल कर लिया, वीक कर लिया खुद ही, तो जाहिर सी बात है दूसरी डिसीज़ेस के लिए वो रिसेप्टेबल हो जाता है। ठीक है। दूसरी डिसीज़ आसानी से उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये एक दोहरी समस्या है कि व्यक्ति एक तरफ तो उसको एक फ़ायदा हो रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा, उसका एक जो ख़राब ऑर्गन है वो बदला जा रहा है, बट स्टिल साथ ही साथ उसे इम्यून रिजेक्शन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है और लाइफ लॉन्ग उसे जो है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब ये रिसर्च सक्सेसफुल रही माउस में, चूहे में, तो हमारी क्यूरियोसिटी जाहिर सी बात है ह्यूमंस को लेकर के बढ़ी कि क्या ये ह्यूमंस में भी पॉसिबल है। तो इसको लेकर के 1998 के आसपास से जो है रिसर्च में तेजी आई। 1998 से जो है ह्यूमन स्टेम सेल पर जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो एक डिसिप्लिन के रूप में सामने आया। ठीक। और इसके बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला ईयर 2006 में। ठीक। ईयर 2006 में क्या देखने को मिला समझते हैं थोड़ा। ईयर 2006 में एक्चुअल में इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स जो होती हैं या इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट
स्टेम सेल्स को जो है इवॉल्व किया गया। ये क्या होती हैं? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में 2006 में जो हमें देखने को मिला। इसमें हमने देखा कि जो एडल्ट्स की, यानी कि पैदा हो चुके इंसान के शरीर से जो कुछ सेल्स कलेक्ट की जाती हैं, उनमें भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस के द्वारा या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा उनमें डिफरेंशिएशन पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है और उनको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो लेवल पर जो सेल्स होती हैं उनके जितना पोटेंशियल वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन या जेनेटिकल जेनेटिकल इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ताकि सेल्स को जो है अधिक ज़्यादा पोटेंट बनाया जा सके, ज़्यादा पोटेंशियल वाला बनाया जा सके। ये मेजर ब्रेक थ्रू हमें 2006 में मिला। तब से जो है ये और ज़्यादा एक डिसिप्लिन के रूप में इवॉल्व हुआ। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं स्टेम सेल्स हैं क्या। तो स्टेम सेल्स के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि शुरू में इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब स्टार्ट होता है, ठीक, तो उस कंडीशन में जो सेल्स हैं वो अनस्पेशलाइज्ड रहती हैं। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि उन्होंने अभी कोई टास्क अपने लिए चूज़ नहीं किया है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं और बॉडी या एम्ब्रियो और ज़्यादा डेवलप होता है, वैसे वैसे वो अपने लिए टास्क चूज़ करने लगती हैं, और जैसे जैसे वो अपने लिए टास्क चूज़ करती हैं तो इनका जो ये अनस्पेशलाइजेशन है वो कम होता जाता है। और जितनी ज़्यादा अनस्पेशलाइज सेल हो उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स में या मल्टीपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ में इवॉल्व कर सके, अपग्रेड कर सके। ठीक, तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स अभी तक ये इन्होंने अपने आप को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि नई नई तरह की सेल्स में अपने आप को इवॉल्व कर सकती हैं और ये लगातार डिवाइड हो सकती हैं और डिवाइड होकर के नई सेल्स जनरेट कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, नई सेल्स जनरेट करेंगी तभी तो उसे टिश्यूज़ डेवलप होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो सकेगा, जिसको कि फर्दर रीजनरेशन के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आगे चल करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये स्टेम सेल्स के बारे में कुछ खास बातें थी। ठीक, अगर हम बात करें तो ये सेल्स जो हैं, अगर इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनिशियल फेज़ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इन्हें कलेक्ट किया गया है, तो उस कंडीशन में इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी के जनरेट कर सकती हैं बट आफ्टर सम टाइम इनका पोटेंशियल जो है वो कम होने लगता है। तो आइए समझते हैं कि स्टेम सेल को ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल या ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन स्टेज कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है, कितने तरह से हमने इसको बांटा है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप्स के बारे में समझते हैं। ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को किस स्टेज पर कलेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी से, उस बेसिस पर हमने इसे दो तरह से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड द अदर वन इज सोमैटिक स्टेम सेल। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, समझते हैं थोड़ा सा। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती हैं? एम्ब्रियो आप समझते हैं क्या होता है। एम्ब्रियो की बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जब जाइगोट जो यूटरस में इवॉल्व होना स्टार्ट होता है या वॉर्म में इवॉल्व होना स्टार्ट करता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है, तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड से अगर किसी स्टेम सेल को कलेक्ट किया जाए तो उस स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहा जाएगा, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं वो आगे चल करके दो तरह से क्लासिफाई होती हैं। एक को हम कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स और एक को हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती हैं? जिनमें टोटल पोटेंशियल होता है ना। टोटल, टोटी वर्ड का मतलब है टोटल, टोटल का मतलब है 100% पोटेंशियल वाली सेल्स हैं। किस बात का पोटेंशियल? जाहिर सी बात है, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाने का पोटेंशियल इनमें 100% होता है, इसीलिए इनको टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो इनको जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फर्स्ट टू थर्ड डेज के बीच ही हमको कलेक्ट करना पड़ता है, या हम कलेक्ट कर सकते हैं 1 से 3 दिन के अंदर। इनको अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो इनका पोटेंशियल 100% होता है।
बट आफ्टर सम टाइम इनमें पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, तब इनको कहा जाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के बाद लगभग 5 to 14 डेज, 5 to 14 डेज, 5 से 14 दिन के बीच में अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इन सेल्स को कलेक्ट कर लें तो इन्हें जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। ठीक, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है मल्टीपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ या सेल्स को हमारी बॉडी में जनरेट कर सकती हैं। अबाउट 200 सेल टाइप्स में ये खुद को डिफरेंशिएट कर सकती हैं, बदल सकती हैं, बट फिर भी इनका पोटेंशियल 100% नहीं है या टोटल नहीं है, इसलिए इनको प्लूरीपोटेंट कहा जाता है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि अगर ह्यूमन बर्थ के बाद इन सेल्स को कलेक्ट किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी से, तो इन्हें कहा जाता है सोमैटिक स्टेम सेल्स, है ना, सोमैटिक स्टेम सेल्स। तो अब समझते हैं थोड़ा सा सोमैटिक स्टेम सेल्स के बारे में। सोमैटिक स्टेम सेल्स जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी या इन्हें एडल्ट स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, बट यहाँ पर एडल्ट से मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति या उस पर्सन की एज अबव 18 होनी चाहिए, अबव 18 ईयर होना चाहिए जैसा कि आप नॉर्मली समझते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति जस्ट अभी पार्चुरेशन प्रोसेस से निकल के बाहर आया है, अभी अभी बस उसका जन्म हुआ है, और अगर उसकी बॉडी से भी कोई सेल कलेक्ट कर लिया जाए तो हम उसे एडल्ट स्टेम सेल ही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यानी कि आफ्टर बर्थ अगर स्टेम सेल कलेक्ट की जा रही है बॉडी से तो उसे सोमैटिक स्टेम सेल या एडल्ट स्टेम सेल कहा जाएगा, और अगर बिफोर बर्थ इसे कलेक्ट किया जा रहा है तो इसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहेंगे। ठीक, स्टेम सेल को कई बार एम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा से भी कलेक्ट किया जा सकता है ना। अब समझते हैं थोड़ा सा, ये दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स और एक को हम कहते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो मोर देन वन सेल टाइप्स में खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। ये कई तरह की सेल्स या टिश्यूज़ को जनरेट कर सकती हैं, लेकिन इनका जो डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल है वो प्लूरीपोटेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ये सभी तरह या मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो सबसे कम डिफरेंशिएशन पोटेंशियल वाली स्टेम सेल्स होती हैं, और ये सिर्फ एक सेल टाइप में ही जिस तरह की ये सेल हैं उसी तरह की सेल को ही ये जनरेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्किन सेल ले ली है तो इस स्किन सेल के द्वारा सिर्फ स्किन टिश्यूज़ को या स्किन सेल्स को ही प्रोड्यूस किया जा सकेगा, जो कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है या उसकी स्किन को रिप्लेस करना है तो उस केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, बट स्टिल इनका जो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल है वो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है ना। तो ये जो हैं कुछ टाइप्स हैं। हालांकि अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल्स को हमने जो कि मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट टाइप की ही होती हैं, इनको भी हमने एम्ब्रियोनिक में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी सीख ली है, एम्ब्रियोनिक में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी सीख ली है। ठीक, जिन्हें कहा जाता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक, IPSCs। ठीक, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है इन्हें एडल्ट बॉडी से यानी कि जन्म ले चुकी बॉडी से जो है कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें इंड्यूस करना पड़ता है। इनके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमें इनमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं, और उस जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के कारण जो इनका पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। तब उस कंडीशन में हम इन्हें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, है ना। तो ये एक तरह का फोर्स्ड पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जो कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है, या जेनेटिकल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो है, ठीक, जिसे हम जीन एडिटिंग कहते हैं या जीनोम इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके द्वारा जीनोम्स में चेंज करके उसके पोटेंशियल को डिफरेंशिएशन पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है। अब समझते हैं थोड़ा सा स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली क्या होती है। तो स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। रीजनरेटिव मेडिसिन क्या हैं? किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट करना। जैसा कि बहुत सारे डिसीज़ेस के केस में आप देखते हैं कि ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस में हो सकता है या एड्स के केस में हो सकता है, या दूसरी भी इस तरह की डिसीज़ेस होती हैं जिस केस में ऑर्गन फेल्योर हो जाता है।
या कोई ऑर्गन हमारा ख़राब हो गया है किसी दूसरी वजह से, तो उस कंडीशन में जो है आपके बॉडी ऑर्गन्स को जो है रीजनरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ठीक। तो उसके लिए जो है रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्किन को जनरेट करना है, कोई व्यक्ति जल गया है तो उसके लिए जो है उसकी स्किन रीजनरेट की जा सकती है। क्लोनिंग के लिए, क्लोनिंग के द्वारा हम नई तरह के मतलब नई तरह की स्पीसीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं अगर उनका जेनेटिकल सीक्वेंस हमारे पास है उस कंडीशन में। तो एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीसीज़ को भी जो है दोबारा डेवलप किया जा सकता है क्लोनिंग के द्वारा। और क्लोनिंग के द्वारा जो है किसी भी ऑर्गेनिज़म को जो है कॉपी किया जा सकता है, उसकी कॉपी बनाई जा सकती है, उसका क्लोन तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस बात का? जैसे फॉर एग्जांपल समझें, मेडिसिन के ट्रायल्स के लिए हमको ज़रूरत होती है क्योंकि हम मेडिसिन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि एक्चुअली जो मेडिसिन है वो कैसे हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है। ठीक। उसका एक ऑर्गन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरे ऑर्गन पर इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी डिसीज़ के या किसी भी माइक्रोब्स के हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करने की क्या स्टेजेस होती हैं। तो अब इसकी स्टडी करने के लिए, या फॉर एग्जांपल कोई हमने ड्रग बना लिया है, अब उस ड्रग का हम ट्रायल करना चाहते हैं। ठीक। अब ट्रायल के लिए जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग्स पे अगर हम ट्रायल करें तो जो वैक्सीन अभी पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं है, उस वैक्सीन को अपनी बॉडी पर ट्रायल कराने के लिए जो लोग हैं वो आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है उस केस में जो ये ड्रग टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके द्वारा स्टेम सेल्स के द्वारा नए ऑर्गन्स को जनरेट करके या पूरी की पूरी क्लोनिंग के द्वारा होल बॉडी को जनरेट करके हम उस पर जो है ये टेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं, और जो ड्रग वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें तेज़ी ला सकते हैं ताकि जो मेडिसिन जिनको तैयार होकर मार्केट में आने में 15 से 20 साल का समय लगता है, इस समय को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो ये भी एक इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये यूज़ किया भी जा रहा है। ठीक। इसके अलावा लैब ग्रॉन स्टेम सेल्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, या जिन्हें हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, आईपीसीज। तो ये जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इनके बारे में मैंने बताया था कि 2006 में एक मेजर ब्रेक थ्रू जो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में, स्टेम सेल थेरेपी में हमको देखने को मिला, जिसमें हम एडल्ट स्टेम सेल्स को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के रूप में, या उसके पोटेंशियल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के जितना जो है हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक। अगर हम बात करें तो टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, ये दो तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है ऑटोलॉगस स्टेम सेल थेरेपी में। ठीक है, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पर्सन या जो भी पेशेंट होता है उसकी खुद की स्टेम सेल्स जिनको प्रिजर्व किया गया था उन्हीं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स हो सकती हैं, या प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एडल्ट स्टेम सेल्स उसकी बॉडी से कलेक्ट की गई और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा उसे आईपीसीज में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट मीन्स इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, उनके पोटेंशियल को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से भी इनका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एलोजेनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, एलोजेनिक स्टेम सेल में जो स्टेम सेल है वो पेशेंट की बॉडी से नहीं बल्कि डोनर की बॉडी से ली जाती है। ठीक। तो ये जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन है स्टेम सेल का, ये अगर हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक। इसके साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रॉबैक्स या दूसरे तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ हमको फेस करनी पड़ सकती हैं वो कम होती हैं। तो इस वजह से जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल है वो कम पॉपुलर है। बट स्टिल अगर किसी पर्सन ने अपनी स्टेम सेल को प्रिजर्व नहीं किया है और उसकी जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं उनके द्वारा जो है इंड्यूस्ड स्टेम सेल नहीं मिल पा रही हैं, तो उस कंडीशन में उसे जो है एलोजेनिक स्टेम सेल्स का यूज़ करना पड़ सकता है। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली
ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का बहुत जगह पे यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो क्लोनिंग हो, चाहे वो रीजनरेटिव मेडिसिन मेडिकल थेरेपी हो वहाँ पर, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे डिसीज़ टेस्टिंग हो, बहुत जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल साथ ही साथ जो है इसके साथ जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक, जैसे सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट है, ठीक, अगर जाहिर सी बात है कोई भी इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कि हम उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के केस में आप जानते हैं कि उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है। अब ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन का जो आउटकम है वो लॉन्ग टर्म में या एक के बाद अगली जनरेशन में या आगे की जनरेशन्स में क्या होने वाला है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट की सेफ्टी जो है वो जाहिर सी बात है एक डेंजर में रहती है, और इसके बारे में चूँकि अभी रिसर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि हम बोल सकें कि ये पूरी तरह से सेफ़ है, ठीक है। इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं कि इसमें जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनको आप कमोडिटी के रूप में चेंज करते जा रहे हैं और आगे चल कर के इनको जो है कमर्शलाइज किया जाएगा, तो एक तरह से एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं कि क्या ये ठीक है। और फिर दूसरी बात कि क्या ह्यूमन जीनोम में जैसे हम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के केस में, ठीक है, जो है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है सेल्स की पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है क्या जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ बेहतर है, और क्या इसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं या जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन में, क्या उनके बारे में रिसर्च कर ली गई है, तो उसके लिए अभी रिसर्च का अभाव है, ठीक है। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसमें और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक। इसके अलावा जो है दूसरे तरह के कंसर्न्स भी रेज हो सकते हैं, जैसे अगर एलोजेनिक स्टेम सेल जो है किसी पर्सन को जो है ट्रांसप्लांट की गई है, तो उस कंडीशन में इम्यून रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है, और इसे जो है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स का यूज़ करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसको अपने इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा डिग्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरह के दूसरे कंसर्न्स भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, है ना। इसके मेजर यूजेस क्या हैं समझ लेते हैं स्टेम सेल के। तो स्टेम सेल के मेजर यूज़ क्या हैं, तो सबसे पहले तो रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक बायोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं, हाउ लिविंग थिंग्स वर्क एंड व्हाट हैपन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ड्यूरिंग डिसीज़। तो जैसे कोई भी डिसीज़ है वो हमारे ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को या सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है, उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, और उसको कहाँ पे ब्रेक किया जा सकता है, कहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक। इसके अलावा जो है कोई वायरस है या माइक्रोब है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, या किसी पर्टिकुलर ड्रग का इम्पैक्ट हमारे ऑर्गन्स में कैसा होता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। बायो मेडिसिन एप्लीकेशंस, तो अगर हम बात करें तो डिसीज़ मॉडलिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है कि डिसीज़ का मॉडल तैयार करना है हमें कि कोई भी डिसीज़ कैसे डेवलप होती है, कैसे इवॉल्व होती है। टिश्यू इंजीनियरिंग में, ठीक है, कि कोई भी टिश्यू जो है क्या उसके स्ट्रक्चर में या उसके जीनोम में कोई बदलाव किया जा सकता है ताकि कोई पर्टिकुलर ड्रग जो है वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे ना डाल पाए, या कोई पर्टिकुलर माइक्रोब जो है वो इसको इम्पैक्ट ना कर पाए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल उस विमेन के बारे में जिसके बारे में हमने इनिशियली बात की, उसमें क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया, एक एडल्ट स्टेम सेल उसकी बॉडी में से कलेक्ट की, ठीक है, और उस एडल्ट स्टेम सेल में जो है जीनोम एडिटिंग की गई, ठीक है, उसके जीनोम में एडिटिंग की गई, ठीक, और उस एडिटिंग के द्वारा इसे जो है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया गया। इस जीनोम एडिटिंग के द्वारा एक्चुअली होता क्या है
कि जब रेट्रोवायरस जो है वो फैमिली है जिस फैमिली का एचआईवी होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। तो एड्स हमारी सेल को जब अफेक्ट करता है तो हमारी सेल्स में कुछ तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स ऐसे हमारे सेल के बने हुए ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन एलिमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वायरस हमारी सेल से इंटरेक्ट करके अपने जीनोम्स में जो है वो चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक हो जाता है और हमें एड्स हो जाता है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को डिग्रेड करने वाला सिंड्रोम होता है एड्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारी सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो जब इस स्टेम सेल को यूज़ किया गया और उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया गया तो उन रिसेप्टर्स को जो कि इंटरेक्ट करते हैं वायरस के साथ, उनको इनेबल कर दिया गया। वो अब कैपेबल नहीं रहे, जो वायरस हैं वो अब कैपेबल नहीं है हमारी सेल्स के साथ, इंड्यूस्ड सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर पाने में, जिसकी वजह से जो है एक तरह से हमको रेजिस्टेंस मिल गया, हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है, या एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है, इन वायरसेस के थ्रू। तो इस तरह से जो है इसका जो है क्योर किया गया या इसका ट्रीटमेंट किया गया, ठीक। इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। रीजनरेटिव मेडिसिन में जैसे डैमेज सेल्स या टिश्यूज़ हो गए तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जल गया है, उसकी स्किन जल गई है, तो स्किन ट्रांसप्लांटेशन जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टिश्यू आपकी बॉडी का डैमेज हो गया है, या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हैं, आपके जो कार्डियक या हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, या न्यूरल टिश्यूज़ आपके जो है वो डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें रीजनरेट किया जा सकता है। इस तरह की डिसीज़ेस के इम्पैक्ट से हमारी बॉडी को बचाया जा सकता है। तो ये इसका पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में क्या स्टेटस है स्टेम सेल्स का, तो स्टेम सेल और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें जो है ड्रग्स की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग इनको जो है ड्रग्स की तरह ट्रीट किया जाता है और इन्हें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग के अंतर्गत रखा जाता है या इन्वेस्टिगेशनल न्यू एंटिटी के रूप में माना जाता है। दैट मीन्स ऐसे ड्रग्स जिनको अभी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और स्टेम सेल से रिलेटेड जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं या इनका एप्लीकेशन है, इसे रेगुलेट किया जा सकता है या रेगुलेट किया जाता है नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च के थ्रू, ठीक है, जो कि 2017 में जो है ये गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक। इनके अकॉर्डिंग, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिर्फ बोन मैरो से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं या पोइटिक स्टेम सेल थेरेपी के लिए ही जो है मंजूरी दी गई है इसके यूज़ को, स्टेम सेल के यूज़ को। हेमाटोपोइटिक्स का मतलब है कि ऐसी सेल्स जो हमारी ब्लड सेल्स को जनरेट करती हैं, अगर उनमें कोई कैंसर हो गया है, ठीक, या हमें कोई ब्लड कैंसर हो गया है या बोन मैरो कैंसर हो गया है, उस कंडीशन में, ठीक, हम इन स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं और इनके द्वारा जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट इसके अलावा जितने भी यूज़ होंगे, जितने भी यूज़ होंगे, अगर इसके अलावा है कोई यूज़, तो उस कंडीशन में क्लिनिकल ट्रायल के लिए या किसी भी तरह के रिसर्च के लिए या किसी भी तरह के यूज़ के लिए जो है इस नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेम सेल रेगुलेटिंग बॉडी से उसे कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसके अलावा दूसरी फील्ड्स में इसके यूजेस किए जा सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक। इंडिया में अगर हम बात करें तो कई हॉस्पिटल्स हैं जो कि स्टेम सेल थेरेपी हमें प्रोवाइड करते हैं। इनमें से मेन है एम्स न्यू दिल्ली में जो हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में जो है, ठीक है, और एम्स जो नए ओपन हुए हैं उनमें भी जो है स्टेम सेल थेरेपी यूज़ की जा रही है। तो आइए समझते हैं इसके आगे और क्या किया जा सकता है। तो स्टेम सेल के रेगुलेशन को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ठीक।
और इसे और ज़्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर स्टेम सेल के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और इसके ड्रॉबैक्स हमें देखने को नहीं मिलते, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो रहे हैं, इस पर और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बट स्टिल अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं तो इनके यूजेस को और ज़्यादा फील्ड्स के लिए और ज़्यादा डिसीज़ के लिए जो है ओपन किया जा सकता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इनका कोई मिसयूज़ ना हो, ठीक, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीसीज़ खतरे में पड़ जाए, या किसी भी तरह का जेनेटिकल म्यूटेशन जो आगे चल कर के पूरी स्पीसीज़ के लिए भारी पड़ सकता है, ऐसा ना होने पाए, इसके लिए हमें और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा जो है जो भी इसके ट्रायल्स होते हैं उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी रेगुलेटिंग बॉडी है स्टेम सेल को रेगुलेट करने वाली स्टेम सेल रेगुलेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के आधार पर ही ट्रायल्स किए जाने चाहिए। ठीक है, इस बात को इंश्योर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा जब हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस के लिए हमको और बेहतर अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है कि ये जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस हम कर रहे हैं, क्या इनके आने वाले समय में आउटकम्स हो सकते हैं, पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी और ज़्यादा डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है या और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। और जो एथिकल डिलेमा इससे पैदा हो रहे हैं कि क्या जीनोम के साथ छेड़छाड़ करना ठीक है, ठीक है, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो है ह्यूमन ऑर्गन्स को जो है कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगेगा आगे चल कर के। तो इस पर जो है गवर्नमेंट को और ज़्यादा विचार करना चाहिए और पब्लिक को जो है अश्योर करना चाहिए कि इसको जो है एक एथिकल नॉर्म्स के दायरे में रह कर ही यूज़ किया जाएगा और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत है। तो आगे हमने ये बातें समझी हैं यहाँ पर। आज हम देख लेते हैं कि स्टेम सेल में हमने किन इश्यूज़ पर बात की है। तो स्टेम सेल में हमने स्टेम सेल और उसके टाइप्स के बारे में बात की। टाइप्स में हमने जाना कि स्टेम सेल जो है एम्ब्रियोनिक हो सकती है या एडल्ट, या जिसे हम सोमेटिक स्टेम सेल कहते हैं। दो तरह की स्टेम सेल्स हो सकती हैं जिनका पोटेंशियल अलग अलग होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का ज़्यादा होता है और जो एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं उनका पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम होता है। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में हमने जाना कि स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा क्या क्या किया जाता है, इसके एप्लीकेशन क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में जाना, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया में, और आगे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, या आगे इसमें आ, किस तरह के रिसर्च या रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, इसके बारे में हमने बात की। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है और उसके लगभग सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की है। स्टेम सेल, चूँकि आप जानते हैं कि स्टेम सेल के पोटेंशियल यूज़ को लेकर के रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कई देशों में चल रहे हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। तो जाहिर सी बात है स्टेम सेल जो है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है एक कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं। तो इसलिए अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिमिनरी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक, या जाहिर सी बात है मेंस में भी टेक्नोलॉजी से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो आगे आने वाले आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए या मेंस एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। थैंक यू।